नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कोरोना काल में हमारा जीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी के प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, विशेष सचिव एवं निदेशक संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम 2020 में वेबिनार के जरिए हम कला जगत के उन विभूतियों के साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है, एक मानक स्थापित किया है। ऐसे में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, श्री हेमेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे है सर इस कोरोना काल में? मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आप स्वस्थ है, आपके परिवार स्वस्थ है, सब लोग स्वस्थ है। बस अकेला रहता हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी जैसे भारतवासी स्वस्थ हैं वैसे मैं भी रह रहा हूँ, दुनिया के लोग जैसे रह रहे हैं वैसे उसी तरह से मैं भी रह रहा हूँ। सर, ये बातचीत के लिए हम एक्चुअली बहुत दिनों से हम बहुत एक्साइटेड थे, हम वेट कर रहे थे और आज वो दिन आया जो हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। और डायरेक्टर बीएनए की तरफ से और भारतेंदु नाट्य अकादमी के परिवार की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय दिया हमें और हम इस बातचीत का मौका हमें मिला और बहुत एक्साइटिंग बातचीत होने वाली है, ये पहले से ही पता है मुझे। हम शुरू करते हैं सर 50 के दशक के आखिरी दौर पे आपका जन्म एंड उसके बाद 60 का वो दशक और 70 का दशक। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भारत 1947 में जब आजादी के बाद वो भारत का आजादी पाने के बाद जो बचपन है, वो बचपन से धीरे धीरे टीनेज एज की तरफ बढ़े देश, और उसी समय जो है आपका जन्म, अगर मैं उस दौर को ऐसा बोलूं। हाँ, तो मेरी जो पैदाइश है वो 1951 की है। 50 के दशक में जब आपका जन्म हुआ तो उसके बाद 60 के दशक, 70 दशक, बहुत सारे इवेंटफुल ईयर्स है पूरे देश में और जी। आप तब बड़े हो रहे थे। तो ये आपके बचपन से अगर हम शुरू करें, दिल्ली में अगर आप कुछ मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें। नहीं, दिल्ली कोई मेमोरी तो है नहीं, खास नहीं। वहाँ का एक स्कूल बड़ा अच्छा है दिल्ली में, सरदार पटेल विद्यालय, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। बहुत ही बढ़िया स्कूल है। और उसके बाद में 59 में पिताजी के साथ पूरी फैमिली हम लोग शिफ्ट कर गए थे कानपुर। तो ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से किया और करीब 15 साल तक कानपुर में रहा। जी। और मेरे एक टीचर थे डीएवी इंटर कॉलेज में, स्वर्गीय श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी, काफी नामी गिरामी पर्सनैलिटी। नाटक उन्होंने लिखे, फिल्मों के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी। तो उन्होंने मुझे एक प्ले में काम करने का मौका दिया। प्ले हो नहीं पाया क्योंकि डीवी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के गुंडों में लड़ाई हो गई कि हम सामने बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम बैठने नहीं देंगे, तो उनका प्ले नहीं होगा, तो प्ले बंद करवा दिया। अच्छा। फिर ज्ञानदेव जी ने कहा कि मैं एक संस्था के साथ में काम करता हूँ, नाट्य भारती कानपुर, तो तुम उसको ज्वाइन कर लो और मेरे साथ नाटक करो। तो मैंने करीब 68-69 में नाट्य भारती कानपुर को ज्वाइन किया। ज्ञानदेव जी के साथ में 5-6 नाटकों में काम वाम किया। लोग तब मुझे एक्टर नहीं मानते थे, वो कहते हैं बहुत ही घटिया एक्टर है, एक्टिंग नहीं कर सकता, तुम बाकी काम संभालो, स्टेज का सेट लगा लो, लाइटिंग कर दो, प्रॉपर्टीज में कर लो। तो मुझे कुछ छोटे मोटे रोल मिल जाते थे, कहीं मैं भी खड़ा हो जाता था। लेकिन मेरी रुचि जो है तब शुरू से, मतलब बचपन से थी टेक्निकल चीजों में। मैं लकड़ी को ठोकना, कुछ बनाना, कैबिनेट बनाना, ये सब करना तो मुझे अच्छा लगता था। स्टेज में, बैक स्टेज काम करने में, लाइट करने में, प्रॉपर्टीज बनाने में, सेट बनाने में। और वहाँ के संस्था के जितने लोग थे उनसे मैंने बहुत सारा काम सीखा। उसके बाद में तकरीबन मेरे ख्याल से 71-72 में हम लोग की एक वर्कशॉप हुई कानपुर में, जिसमें बंसी कौल जी, एम के रैना और स्वर्गीय श्री रवि बासवानी लोग आए। इन्होंने एक महीने की वर्कशॉप कंडक्ट की। तब हम लोग को समझ में आया कि सिस्टमैटिक थिएटर क्या होता है, थिएटर की मेथोडोलॉजी क्या है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने एक नाटक लिया, तैयार कर लिया, रिहर्सल किया, उसका शो कर दिया। थिएटर में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई, परफॉर्मिंग आर्ट की तरह। उस समय सर
आपके जो बचपन में ये जो टेक्निकल चीजों के ऊपर रुझान जो है, इसमें आपको लगता है आपके परिवार में आपके बैकग्राउंड का कुछ असर है उसमें, खास नहीं तौर पे फादर का या नहीं, किसी और मेरे का? एक तो मेरे फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। जी। माता जी मेरी बंगाली, तो बंगाल हम्म, को बिलोंग करती थी। हम्म, लेकिन परिवार में इमीडिएट मतलब मेरे फादर मदर में या कोई भाई बहन के, एक मुझसे छोटा भाई था, हम्म, कोई ऐसा टेक्निकल रुझान वाला आदमी नहीं था या कोई इंजीनियर हो कुछ हो। हम्म। लेकिन बचपन से मेरा था कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था। अच्छा। तो मेरे एक चाचा जी जो थे वो बिरला के साथ में काम करते थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पिलानी में एडमिशन दिला देता हूँ, स्कूल में पढ़ाई करो, फिर वहां से तैयारी करो और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिट्स पिलानी में चले जाना। जी, जी। लेकिन मेरी माता जी ने मना कर दिया, बच्चा इतनी दूर जाएगा और कैसे पढ़ाई करेगा, हम्म, अकेला कैसे रहेगा, तो वो संभावना कभी बनी नहीं। चलिए ठीक है, उसको मैंने दूसरी तरह से पूरा कर लिया। तो ये बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, घर डिजाइन करूं, रहने की जगह डिजाइन करूं। तो और एक्वेरियन हूं मैं, मेरा सन साइन जो एक्वेरियन, तो एक्वेरियन लोग जो है वो टेक्निकल चीजों में बड़े वाह! घुसे रहते हैं। मतलब अगर मुझे आप एक टेप रिकॉर्डर दे दीजिए तो थोड़े दिन चलाने के बाद मैं सोचूंगा इसको खोल के कि चलता कैसे है। हुँ, हुँ, वो हुँ, रुझान जो उस तरह की थी। हुँ। तो जब वहां पे हमने काम वाम करना शुरू किया तो लाइटिंग सेट्स के अंदर में इन सब चीजों में, फिर कानपुर में मैंने करीब 1.5 साल तक प्रोसेस टेक्नीशियन रहा। एक अच्छा। वहां पर आईसीआईसीआई करके है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बहुत ही फेमस। हुँ, तो 1.5 साल प्रोसेस टेक्नीशियन रहा। उसके बाद में हमारे जान पहचान के एक परिवार वाले थे, तो उनके जो अंकल थे वो ड्रेजर मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये अच्छा। फ्लोटिंग मशीन होती है जो पानी पे चलती है और नीचे जितनी सिल्टिंग हो जाती है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, हुँ, उसको हुँ। निकाल के बाहर फेंक देती है। तो उसकी डिजाइनिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में ड्रेजर बनते थे। उसके बाद उनकी कमीशनिंग हो जाती, पूरा ड्रेजर तोड़ दिया जाता था, ट्रक में एक जगह जाता था, वहां पे इंस्टॉल करके कमीशन करके हम लोगों को ट्रेन करते थे। तो उसमें जो मेरा ओहदा था वो करीब करीब आप समझ लीजिए था असिस्टेंट इंजीनियर का। अच्छा, अच्छा। तो वहां पे मैंने काफी काम सीखा। तो इस तरह वहां पे जब मैंने काम किया तो ये टेक्निकल ड्राइंग्स कैसे होती हैं वो मेरी समझ में आया कि एक प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिटेल ड्राइंग्स कैसे होती है। तो जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्होंने मुझे ये सब चीजें बहुत सिखाई और यही आगे चल के मेरे काम। पर इस दौरान जो है आप थिएटर, उसके बाद थिएटर के साथ, उसके पहले ही थिएटर के साथ आप जुड़े, और फिर वो आप 70s में वो वर्कशॉप आप बता रहे थे। तो जी। ये ऐसा कब लगा कि अब जो है यही है वो रास्ता जहाँ में जिस पे चलना है और पूरी तरीके से चलना है, एज़ होल टाइमर चलना है? भाई मेरे पिताजी का तो बिजनेस था, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया था मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता, कि शाम को थिएटर करना है, कुछ भी जुगाड़ करके थिएटर करना है। तो यहाँ से ऑफर, वहां से जॉब के ऑफर, मैंने कहा करना ही नहीं है, थिएटर ही करना है। तो उसकी वजह से वो जो मुझे लगता था कि थिएटर में कुछ एक नयापन था, मतलब काम करने में मजा भी आता था। अब आज की तारीख में अगर मुझसे कहेंगे ऑप्शन क्या है, थिएटर करोगे, मैं मना कर दूंगा, अब नहीं थिएटर करूंगा। थिएटर उस जमाने में मतलब एक गोल्डन पीरियड था, लोग जम के दिन भर अपना और कुछ काम करते, शाम को सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, पूरा मन लगा के नाटक करते थे, टिकट बेचते थे, एड्स लेके आते थे, बड़ा मजा आता था। हुँ, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लगा कि खास करके आज की तारीख में, शुरू में तो मैं वहां पर था, तो जब ये वर्कशॉप हमने की तो रैना साहब जो थे हुँ, उनको मेरा काम पसंद आया। और रैना साहब जाके वहां पे लखनऊ में काम करते थे मिस्टर राज बिसारे के साथ में। तो जी। वहां तब भारतेंदु नाट्य केंद्र हुआ करता था, वो लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक बार बिसारे साहब ने, हम लोग गए भी वहां पे, प्ले लेकर भी गए लखनऊ में, बिसारा साहब ने काम वाम देखा। फिर उनका कि रैना से कहा कि एक कोई ऐसा मुझे आदमी चाहिए जो मेरा टेक्निकल असिस्टेंट बन सके भारतेंदु नाट्य केंद्र में। तो रैना साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया, मैं उनसे मिला, उनका ठीक है, आओ जाओ ज्वाइन कर लो। तो सन 75 में मैंने ज्वाइन किया भारतेंदु नाट्य केंद्र, मेरी सैलरी थी 650 रुपए। हुँ, उसके बाद काम करना, तो मेरा काम था कि लाइटों को देखना, सेट्स लगाना, म्यूजिक इक्विपमेंट हैंडल करना, जितनी टेक्निकल असिस्टेंट थी राज साहब के लिए वो सब मैं करता था। करीब 5-6 महीने बाद राज साहब ने कहा कि भाई तुम टेक्निकली काम देख ही रहे हो, तो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा भी दो, टेक्निकल टीचर बन जाओ। तो हुँ। मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला और तब मैं टेक्निकल टीचर बन राज सर के साथ जो पहली मुलाकात थी, तब गया। अगर जी। आप उसको याद करना चाहेंगी कि कैसे आप और राज सर मिले? राज साहब की पर्सनैलिटी के बाद में हम लोगों ने बहुत सुन रखा था कि जी। बहुत कड़क हैं और बड़े कायदे से ड्रेसअप करते हैं, पूरे अंग्रेज हैं
और अंग्रेजी नाटक करते हैं, सब चीजें। तो ये कि जो हवा लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, तो रैना साहब का एक प्ले था मिस जूली करके, तो उसको लेके हम लोग जो है लखनऊ गए प्ले करने के लिए, और राज साहब देखने के लिए आए थे। तो पहली बार मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा ये देखो क्या पर्सनैलिटी है, बातचीत करने का अंदाज, बेस वॉइस, उठने बैठने का तौर तरीका वगैरह, मतलब हम लोगों के लिए एक स्पेशल पर्सनैलिटी। लेकिन मैंने राज साहब के साथ में काम बहुत सीखा। पहले अगर मेरे गुरु थे ज्ञानदेव जी, जो थिएटर में लेकर आए, फिर बंसी कौल, एम के रैना, रवि बासवानी, उसके बाद मुझे जितने मौके मिले, भारतेंदु नाट्य केंद्र से शुरुआत हुई, अकादमी में आ गया, उतने मुझे कहीं नहीं मिले। तो आज की तारीख में अगर लड़के कहते हैं कि भाई हम तो सर उस बैच के स्टूडेंट हो, मैंने कहा तुम लोग बेटा कुछ भी बोल लो, मैं सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ। जी 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 जी। 75 में मैंने भारतेंदु नाट्य केंद्र को, फिर बाद में अकादमी को ज्वाइन किया, और 10 साल मैंने बहुत सीखा। तो मुझे बिसारे साहब ने हर तरह के मौके दिए कि आप सेट के बारे में कर लीजिए, पढ़ा भी दीजिए, और लाइटिंग भी कर दीजिए, दूसरे लोगों के लिए सेट्स कर दीजिए। किताबें थी, लाइब्रेरी थी, इतनी तो जिंदगी मैंने कभी थिएटर की किताबें नहीं देखी हुई थी। हर तरह का वहां पर प्राविधान था। तो वो जो पीरियड था मेरे हिसाब से, जो 10 साल जो मैंने गुजारे हैं लखनऊ में, 75 to 85, वो एक गोल्डन पीरियड था। आज मैं जहां हूं तो उस पीरियड की वजह से, कि अगर मैं थिएटर के साथ में नहीं जुड़ा होता तो आज जो जगह मैंने अपनी हासिल की मैं कर भी नहीं पाता। सर उस समय, क्योंकि वो 70s 80s, जैसे कि आप बोल रहे थे कि थिएटर का भी एक गोल्डन एज, एक दूसरा ही समय, तो उस समय रंग संस्थान में आप थे, और इतने मशहूर रंग संस्थान में उस समय को आप कैसे देखते? कुछ ऐसे खास बात जो आपको लगता है कि उस समय को डिफाइन करते हैं, रंग संस्थानों में काम करने की उस कल्चर को डिफाइन करते, ऐसा कुछ खास बात आप शेयर करना चाहे कि ऐसा कुछ खास क्वालिटी आपने देखा? हमारे जमाने में हमारे थिएटर ग्रुप में 3 लड़कियां थी, तीनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। 2 लोग थे, 2 इंजीनियर थे, बाकी लोग अपना 3-4 लोग बैंक में काम करते। तो सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में थिएटर होता था, और थिएटर एक पैशन की तरह होता। थिएटर में रोजगार किसी ने नहीं ढूंढा कि दिन भर अपना काम करिए, शाम को इकट्ठा हो जाइए और नाटक करिए। अच्छे अच्छे नाटक करने की मंशा रखते थे, अच्छे नाटक होते थे। अब आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है, थिएटर करना ही अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती है कि आप उसको निभाएं, उसको निर्वाह कैसे करेंगे आप मुझे बताइए ना। मरी गिरी हालत में आज की तारीख में एक आदमी को अपना मकान चाहिए, बीवी बच्चे हैं तो उनका देखभाल चाहिए, खाना पीना चाहिए, राशन चाहिए, मोबाइल का खर्चा, बिजली का खर्चा, दवा दारू, ये सब चीजें। अगर उसको 25,000 रुपए नहीं मिलते हैं लखनऊ जैसे शहर में, तो टिकेगा कैसे, जिंदगी कैसे निभाएगा? तो उस जमाने में तो ये था नहीं कि भाई लोग जो थे, आज ऐसे ऐसे लोग थिएटर में आ गए हैं जो किसी न कोई जुगाड़ से सेंटर से अपना ग्रांट ले आते हैं, 2-3 लाख रुपए की ग्रांट ले आए, 40-50 हजार रुपए में नाटक कर लिया, और 2.5 लाख रुपए जो है डकार जाते हैं। तो किस तरह का थिएटर कर रहा है ना? पिगी बैकिंग इसको कहते हैं ना, कि पिगी बैक। तो मतलब चढ़ गए थिएटर पे और अपना कमा लिया, अपने अपने साल भर में पैसा इकट्ठा कर लिया। उनका काम जो है आज की तारीख में थिएटर करना नहीं है, उनका ये काम है किस तरह से मैं दिल्ली से ग्रांट ले आऊं और 2.5 लाख रुपए मेरी जेब में आ जाए, और बाकी मैं 50,000 में किस तरह से नाटक ठोक दूंगा। आप जो वहां पर आपके जितने छोटा वाले एक हॉल है वहां पर, संगीत नाटक एकेडमी के पास, वहां पर क्या होता है, एक शो होता है, पेपर में कटिंग आ जाती है, फलाना नाटक डायरेक्टेड बाय, और एक ही नाटक को चेंज करके कभी बीवी के नाम से, कभी बेटी के नाम से, यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी कुत्ते का नाम देते हो क्योंकि इसने डायरेक्ट किया हो, और एक ही नाटक 4 बार घूम जाता है, पैसे बचाते हैं। तो थिएटर नाम की चीज का है। आज की तारीख में कितने लोग कहते हैं थिएटर थिएटर। सबसे पहले जब भारतेंदु नाट्य अकादमी में लोग एडमिशन लेने के लिए आते थे, मेरा सवाल उनसे होता था कि तुम क्यों आए हो? तो कहते सर बचपन से बड़ा शौक है। शौक भी नहीं है, बड़ा बचपन से बड़ा शौक है नाटक करने का। मैंने कहा कौन से नाटक किए? कैसा? वो पृथ्वीराज चौहान क्या था कक्षा 6 में, उसके बाद तो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? फिर पढ़ाई में लग गए, तो शौक कहां से रहा? आज की तारीख में आप एनएसडी में या भारतेंदु नाट्य अकादमी, अगर आप स्कॉलरशिप बंद कर दीजिए, मुझे बताइए कितने लोग आएंगे? एक भी नहीं आएगा। और भारतेंदु नाट्य अकादमी है, भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स है, और ड्रामा तो कोई करता नहीं। जैसे ही ग्रेजुएट करते हैं, बोरिया बिस्तर उठाया और बंबई चले आया, और सबके सब एक्टर बनना चाहते हैं। थिएटर में खाली एक्टिंग ही है। हमारे टाइम में जब डिप्लोमा दिया जाता था, उसमें लिखा जाता था डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स, स्पेशलाइजेशन इन सो एंड सो सब्जेक्ट,
कि आपने एक्टिंग में किया है, डायरेक्शन में किया है, स्टेज क्राफ्ट में किया, किस में किया। आज की तारीख में जितने लोग आते हैं सबके सब एक्टर बनना चाहते हैं। अरे एक्टर बनने के लिए भैया कोई चीज लगती है ना कि नहीं लगती। सभी एक्टर बन जाए तो क्या होगा। हर साल 20 लड़के निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं और 20 लोग जो है एक्टर बनना चाहते हैं। और होता क्या है, मैंने कई बार लोगों से कहा, मतलब भारतीय नाट्य अकादमी मैंने ये सवाल उठाया कि पिछले 10 साल में जितने बच्चे यहां से निकले मुझे बता दीजिए ना थिएटर में कितने लोग काम कर रहे हैं। जब जीविका ही नहीं है आपके पास में, पैसा नहीं आपको थिएटर, 6 लोग मिलके आज की तारीख में थिएटर ग्रुप बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपए महीने का हो गया ना भैया, 25,000 के हिसाब से। साल भर में 18 लाख रुपया। 18 कौन सा थिएटर ग्रुप कमाता है? 1.5 लाख रुपए कमा ले। अभी मैंने हाल में एक नाटक किया, डॉक्टर अनिल रस्तोगी की जो संस्था है दर्पण के साथ में अपना लिखा हुआ नाटक लास्ट ईयर सितंबर में किया, तुम करके। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई हम जो है वो बुलाएंगे लोगों को बाय इनविटेशन। मैंने कहा मुझे नाटक ही नहीं करना। आप महीने भर मैं आप सब लोग मिलके काम करेंगे और वो लोग थिएटर के अंदर में पास लेकर आएंगे, मन हुआ तो आ जाएंगे, लोग कहेंगे अरे जाने दो ना फिर कभी देख लेंगे। मेहनत तो बेकार गई ना हमारी। तब उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम टिकट रखेंगे। लॉस हुआ उनका दर्पण ग्रुप का, जितना पैसा उन्होंने प्ले में लगाया था। बताइए कि 3 हमने शोज किए, 3-4 शोज किए एक ही नाटक के, उन्होंने करीब खर्चा किया उस पर 1,25,000 रुपए। उनको मिला क्या? मुश्किल से मिला होगा 70-80 हजार रुपया, बाकी सब लॉस में गए ना। जी सर। तो थिएटर की जब ये हालत है, नॉन सीरियस है, जिनका थिएटर से कोई लेना देना नहीं, वो जब थिएटर में आके जुड़ जाते हैं और उसको जरिया माश बना देते हैं कि भैया ग्रांट लो घर में खुश रहो, कैसे काम चलता है? मैं एक्चुअली इसमें दो बड़ा मुझे मन में वो आ रहा है आपसे जानने के लिए कि एक तो आपके उस समय में आप खुद भी टीचिंग में थे और फिर आपके आसपास इतने सारे अच्छे टीचर्स, उस गोल्डन एज में आप लोग के टीचिंग का अप्रोच क्या होता था सर? क्योंकि उस पीरियड से इतने सारे अच्छे ना थिएटर में भी, मैं अगर थिएटर में कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, इतने सारे अच्छे लोग निकले, इतने सारे अच्छे डायरेक्टर्स निकले, एक्टर्स निकले। तो उस समय भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में आप लोग की टीचिंग अप्रोच क्या हुआ करती थी? मतलब कैसे आप? देखिए, एक तो पहली बात तो वहां पर स्टाफ जो था बहुत लिमिटेड था। पढ़ाने वाले 2 रेगुलर बेसिस पे, एक बिसारिया साहब और एक मैं। बाकी वहां पर विजिटिंग फैकल्टी आया करती थी। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी 125 से 150 महीना। छोटा सा छोटी जगह में जिसमें कि 4-5 कमरे थे, 2 ऑफिस को, एक राज साहब का कमरा, एक में बड़ा सा हॉल था जहाँ क्लास लगती थी। पैसा कम था लेकिन मेहनत ज्यादा थी, लोग पूरा मन लगा के काम करते थे। मेरा सुबह होता था कि स्कूल शुरू होने के, एकेडमी शुरू होने के पहले मैं गेट पे खड़ा हो जाता था। अगर आपने शेव नहीं की है तो कृपया जाइए शेव करा के आइए। आजकल तो हर एक्टर जो होता है अपना वो कुर्ता पहन लिया और दाढ़ी बढ़ा ली और उनको लगता है उनसे बड़ा हैंडसम आदमी कोई है ही नहीं। अरे भैया एक्टर का चेहरे इज लाइक ए कैनवस ना, यू हैव टू पेंट, डायरेक्टर पेंट। यस यस यस। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि उसका चेहरा दिखता क्या, किस तरह से मैं मोल्ड कर सकता हूँ, क्या बनावट होगी, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसा मेकअप होगा कि ये कैरेक्टर को जो है फिट करेगा, आज की तारीख में कोई आपकी बात ही नहीं सुनता। उनको लगता है डोले शोले बना लिए, मसल्स हमारी बन गई, हम गोरे हैं, लंबे चौड़े हैं, मेरी हाइट जो है 5'10" की है और दाढ़ी बढ़ा ली, मुझसे बड़ा हैंडसम तो कोई नहीं आज की तारीख में। तो ये आपकी गलतफहमी है अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई हैंडसम आदमी नहीं। जी। यही मैंने जब इनका एक्टर प्रिपेयर्स है खेर साहब का जो स्कूल है, मेरी कंडीशन थी जी। यू कैन नॉट हैव बियर्ड, यू कैन नॉट हैव अ मुस्टैच। यस यस। तो उन्होंने कहा कि देखिए बड़े बड़े, मैंने कहा जब अनिल कपूर बन जाइएगा तब मूछें रख लीजिएगा, अमिताभ बच्चन बन जाइएगा तो ये गोटी दाढ़ी रख लीजिएगा, तब आपकी लोग बात सुनेंगे। अभी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो लोग तो छोड़ दीजिए। मतलब वो गंदे कपड़े पहनना, फटी हुई जीन्स, कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी पहन के स्कूल में आ जाएंगे। अब जैसे बीएनए आपको देता है, वो ट्रैक सूट देता है पहनने के लिए, शुरू से लेके शाम तक, रात तक वही ट्रैक सूट पहने घुमा करते हैं गंदे बच्चों के तरीके से, ना धोना ना नहाना, दाढ़ी बड़ी हुई। मतलब लगता है पूरे भारतवर्ष की चिंता इनके कंधों पे है कि बेटा तुम पढ़ाई भी कर लो थिएटर की और भारतवर्ष को संभाल लो। तो ना वो भारतवर्ष को संभाल पा रहे हैं ना अपने आप को संभाल पा रहे हैं। अब कोई भी आदमी कभी भी आपको देखे तो लगना चाहिए प्रेजेंट पर्सनालिटी, फिर जब पता चलेगा यार एक्टर है, कहना हाँ यार लगता है एक्टर, कुछ बात है। अब आजकल हर आदमी को वो तो अजीब सा वो पता नहीं क्या गुम्मा कटिंग सलून टाइप की अपनी हेयर स्टाइल हो गई है, दाढ़ी बढ़ा ली है, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी पहन पर लेते सर हैं। ये चेंज कैसे हुआ एक्चुअली? मतलब ये कैसे? सर आप मुझे बताइए कि जब आपने थिएटर करना शुरू किया
तब की तारीख में और आज की तारीख में सीरियसनेस नाम का जो वर्ड है, क्या वो अप्लाई करता है? नहीं अप्लाई करता, नहीं, जी, जी। है ना? अगर आप वो भारतेंदु, पैशन। पैशन नहीं है। हुँ, भारतेंदु नाट्य अकादमी से पढ़ेंगे, डिप्लोमा लेंगे, उसके बाद आप एनएसडी जाएंगे। अगर कल की तारीख में अगर कोई मिस्टर स्मिथ आ गए अमेरिका से, क्योंकि वो गोरी चमड़ी वाले, उनका नाम मिस्टर स्मिथ है, वो कहेंगे मैं महीने भर का कोर्स करूंगा और इसकी फीस है 1 लाख रुपया, तो लोग अपनी अम्मा के गहने गिरवी रखा के 1 लाख रुपए लेंगे, मिस्टर स्मिथ के साथ में वर्कशॉप करेंगे। हुँ, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। हुँ, ये जो गोरी चमड़ी की देन है ना, अभी चला आ रहा है, वो तो आदमी तो गिरा हुआ है, मतलब पीठ उसकी बोझल है। वो कहेंगे शुभदीप राह साहब क्या पढ़ाएंगे? हुँ, लेकिन अगर आपका नाम होता मिस्टर फलाना फलाना स्मिथ, और आप थोड़ी अंग्रेजी में बात कर लेते और आप कह देते मैं राडा से ट्रेंड हूँ, देखिए आपके पीछे लाइन लग जाती है, सर हमें पढ़ाइए हमें पढ़ाइए। जी, तो लोग पैसा दे के पढ़ते हैं आपसे। हुँ, तब पैशन था। थिएटर ग्रुप सरवाइव करते थे, वो अच्छे नाटक करना चाहते थे, अच्छे अच्छे नाटक लिखे जाते थे, लोग डायरेक्टर। मैंने कितना काम सीखा है बंसी कौल के साथ में, एम के रैना के साथ में काम करके। अप्रोच पूरी डिजाइन की, सेट की, कॉस्ट्यूम की, लाइट की, स्टाइलाइज किया है, फॉर्मलिस्टिक सेट किया है, सजेस्टिव किया है, ये वर्ड्स तो पहले मैंने कभी सुने ही नहीं थे। रैना साहब कहते थे एक दो कुर्सियां, एक टेबल, एक किनारे लैंप, एक बुक शेल्फ लगा दिया, चलो नाटक शुरू कर दो। हम लोग सोचते हैं कि बिना ये वॉल वॉल की खिड़की वड़की कैसे होगा, उसने कहा जरूरत नहीं है। कौन सा एलिमेंट बहुत जरूरी है? नाटक, स्क्रिप्ट और एक्टर्स। बाकी तो सब चीजें उसको सपोर्ट करने के लिए, द लाइट इज देयर टू सपोर्ट इन, द म्यूजिक इज देयर टू एनहांस द मूड। बाकी एक्टर अगर निभा ले जाएगा, आज की तारीख में देखिए ना, कोई आदमी स्टेज पे आके खड़ा होता है, बूरे का उसने पहन लिया और कमर में उसने कुछ कपड़ा बांध दिया, बोला कि जब मैं ये नीले रंग का कपड़ा बांधूंगा तो मैं किंग हूं, जब पीला बांधूंगा तो मैं नौकर हूं। जी। ऑडियंस कहती है हाँ माना भैया, चलो आगे नाटक करो। मैं इसमें एक्चुअली ये इसलिए सर आपसे जानना चाह रहा था, आप उस गोल्डन एरा के हैं और मुझे ये मैं बिलीव जैसे करता मैं हूँ कि गोल्डन एरा के नहीं हूं, मैं उसको कहूंगा बिलोंग टू द राइट एरा। बिलॉन्ग टू द राइट एरा, एग्जैक्टली हमारे सर। पहले तो जो गोल्डन पारसी हाँ जी, उसके पैदा हुआ तो वो तो फिर भी अगर हमारे जनरेशन या अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, मैं सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें खुद भी आज भी उस एरा से, उस टाइम से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। भले ही हमारे हाथ में अभी गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी में इतने सारे परिवर्तन है, फिर भी उस एरा से ऐसा बहुत कुछ सीखने के लिए है जो कि रंगमंच को, थिएटर की जो पैशन की बात आप खास करके कर रहे हैं, उसको सही मायने में इंटेंसली प्राप्त करने के लिए वो समझदारी और उससे वो इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इसी मैं के आपको तहत बताऊंगा जी, कि हमारे जमाने में जब कानपुर में थिएटर मैंने शुरू किया, जी तो सर। वहां पर फॉर्मलिस्टिक सेट कैसे हुँ, बना सकते, इतने महंगे होते थे, किसी की जेब में पैसा ही नहीं होता था। तो ये जो शादी ब्याह कहने में जो तखत लगते हैं, टेबल्स लगते हैं, इनको लगा के रस्सियों से जोड़ जोड़ के ऊपर फिर दरी डाल के फिर सामने कुछ प्लाईवुड से कवर कर लिया तो फॉर्मलिस्टिक सेट हो गया। बांस बल्ली लगा दी तो उसके बाद हो गया। मैं तो एक जो अमेरिकन डिजाइनर है मिंग चो ली, मैं उसका भक्त हूँ। जी, 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 मेरी जी। द्रोणाचार्य एकलव्य वाली कहानी है। मैं उनसे कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, अच्छा, लेकिन उनके अच्छा। थिएटर की जो डिजाइन वो देख देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि हुँ, मतलब वो आदमी का गजब है। मुझे हमेशा ये फॉर्मलिस्टिक सेट्स बड़े फॉर्म के अंदर में, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्फेरिकल हैं, और ये जो बांस बल्ली लग जाती है उसमें सब करने के बाद में, मैंने खेर साहब में जब वो पढ़ाते थे भारतेंदु नाट्य अकादमी में, तो उन्हें प्ले किया आदाब अर्ज है, हुँ, हुँ। डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। जी। तो वो जब उन्होंने प्ले किया तो उन्होंने कह दिया कि भैया हाँ, इतना पैसा मिलता था कि इतना सेट के लिए, इतना कॉस्ट्यूम के लिए। एक दिन शाम को बोले, अरे भाड़े साहब मेरा कॉस्ट्यूम में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो आप सेट में से मुझको दे दो। मैंने कहा मैं सेट कैसे लगाऊंगा, और मैं नहीं जानता हूँ, मुझे दो, मुझे मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है। तो मेरा जितना पैसा था उसमें 1,000 रुपये वो ले गए अपनी कॉस्ट्यूम के लिए। हुँ, तो मेरा लेवल्स वगैरह पड़े हुए थे, लेवल्स एवल्स लगाए, बांस हमने बांधे, और कहीं पर एक तोते का पिंजरा टिका दिया, कहीं पर हरे रंग का चटाई लगा दी, कुछ लगा दिया। हुँ, हुँ, हुँ। सब करने के बाद में तब बीबीसी आया था बिसारा साहब का इंटरव्यू करने उस जमाने अच्छा, में, 81 की बात है। तो जी। उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है आजकल, तो बिसारा साहब ने कहा वी आर डूइंग अ मोलियर्स प्ले डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। हुँ, उन्होंने कहा कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक छोटा सा हॉल है, 100 की सीटिंग कैपेसिटी है, मिनी रविंद्रालय। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बताइए कौन है, तो रासायन में इनको ले जाओ दिखाओ सेट। मैं ले गया, उन्होंने सेट वेट देखा देखा, बोला कि सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सेट। तो मैंने कहा 165। तो बोला कि
जस्ट $165। मैंने कहा नो, ₹165। तो गिर गए कि 165 रुपए में कैसे सेट बन सकता है। मैंने कहा ये लेवल्स हमारे बीएनए के हैं। ये बांस मैंने कुछ खरीदे सस्ते पुराने, और बीच में ये पिंजरे का पैसा दिया, ये जो ग्रीन कलर की चटाई लगाई इसका पैसा दिया, बाकी कोई पैसा नहीं है। 165 रुपए में। और कहना कितने शोज करेंगे, हमने कहा 5। तो उसने कहा कि पर शो कितनी कॉस्ट पड़ी, तो मैंने कहा उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 24-25 रुपए। 25 रुपए में कहाँ सेट बनता है। लेवल से लगा दी, अगर नहीं होते तो मैं ये अपना तखत तो अपना बाहर के अपनी टेबल्स लेके आता और लगा देता। इसमें खुश थे। किसको मालूम था इसको कहते हैं फॉर्मुलिस्टिक सेट। लोगों ने कहा कि ये फॉर्मुलिस्टिक सेट है, तो हमने कहा चलिए ठीक है, एक नाम हो गया। बाकी हम कहते हैं भैया तखत ले आओ, टेबल ले आओ, गुरु सेट बनाते हैं, कुछ बांस बल्ली ले आओ, किसी घर से कुछ ले आओ। वो जमाने थे, लिमिटेड सोर्सेस थे, लेकिन नाटक अच्छे होते थे। इवन लखनऊ में सब लखनऊ के जितने थिएटर ग्रुप थे, सबने मिलके हम लोगों ने एक थिएटर का फेस्टिवल किया 7 दिन का। जी। दर्पण, मेघदूत, टॉ, सब लोगों ने नाटक किए। तो ये होता था कि जैसे आज मेरा नाटक हो रहा है तो हम एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी सब लोग गेट को संभाल रहे हैं, टिकट सेल कर रहे हैं, पीछे बैक स्टेज हेल्प कर रहे हैं, जो कुछ करना है। दूसरे दिन उनका प्ले होता था तो बाकी सब लोग हेल्प करते थे। इतना कायदे से ऑर्गेनाइज्ड, इतना अच्छा फेस्टिवल। उसको शायद 2 बार हम लोगों ने किया, तीसरी बार नहीं हो पाया। लेकिन ये पैशन जो था ना, अब पैशन गायब हो गया। थिएटर पे ट्रेनिंग लेंगे और फिल्मों में, टीवी में झांकने जाएंगे तो कैसे पैशन रहेगा, मुझे बताइए ना। सर बिल्कुल सही बात है। मैं एक्चुअली आपके इस बारे में रिसर्च करते वक्त मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, लोगों ने भी बताया। जैसे आपके बीएनए में ही प्रोडक्शन में से बहुत सारे प्रोडक्शन है, उसमें से आका, खामोश अदालत जारी है, या मैं बाद में भी जब आप यहाँ हाल ही में आप पढ़ाने आए 2-3 साल पहले, जो अपने वो चाय की दुकान पे वो अपने वो हाँ, जो नाटक किया, कुछ किससे या कुछ मैंने जी, या मैंने भी आपके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में। मेरा एक खास ऑब्जर्वेशन है आपके कंसेप्ट में, आप जब प्ले करते हैं, या फिर आप बाद मैंने शॉर्ट फिल्म में भी आपके साथ काम किया। एक एक मिट्टी की खुशबू, एक बहुत ऑर्गेनिक होता है। और ये आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कनेक्शन, या इस किस्म से जिस किस्म से आप बनाते हैं, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सिग्नेचर आपको कहाँ मिला? मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बहुत उसके अंदर ऑर्गेनिक पना है, एक मिट्टी की खुशबू है, और बहुत बहुत रियल है। ऐसा मेरे को पर्सनल देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन। जिस तरह की फैमिली के बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करता हूँ, तो अगर आपको पिताजी ले जाएंगे मार्केट में कि चल भैया शुभदीप बाबू आज तुम्हारा बर्थडे है, कुछ कपड़ा खरीद ले, तो आप 8,000 रुपए की लीवाइस की जीन्स खरीदेंगे या 200 रुपए का एक बढ़िया सा कुर्ता खरीद लेंगे, बताइए मुझे आप। जी जी जी, मैं समझ गया सर। है ना। बिल्कुल 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 तो जो हमारा बैकग्राउंड रहा है जिसमें ये था ही नहीं। अब कौन सा थिएटर ग्रुप आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का सेट लगाना। वो कहते हैं टोटल कॉस्ट मेरी भैया 50,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जिसमें आपकी फीस, आपका आना जाना, रहना, खाना पीना, कॉस्ट्यूम सेट, हॉल की बुकिंग, सब कहाँ से पैसा आएगा। मेजॉरिटी ऑफ थिएटर ग्रुप उसी तरह का, उनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं है, अच्छा प्ले करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। तो मुझे याद है कि जब आप अहमदाबाद में थे, आप पूरा स्कूल हेड कर रहे थे एक्टर प्रिपेयर्स का, और जब पीछे हम लोगों ने शो किया था तो हम लोगों ने क्या लगाया था, 0 वॉट के बल्ब, मुझे पूरी बिल्कुल लड़ी याद है। लगा दी थी, लड़ी और लगा कितना खूबसूरत माहौल था। बहुत आपको खूबसूरत, लाइटों की बहुत जरूरत खूबसूरत। ही नहीं थी। जी 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 जी। जितने लोग वहां पर आ रहे थे, मैं तो उनके साथ बैठा तो उनको नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ, लेकिन सब कह रहे थे हाँ कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, और एक भी क्योंकि थिएटर लाइट नहीं था। कोई थिएटर लाइट नहीं थी, वो लड़ी लगी हुई थी। आपका बस सिंबल के नाम पे टेबल, कुर्सी, ये सब चीज लगी। कहीं पर एक आप लोगों ने एक प्लेकार्ड पीछे खड़ा कर दिया, एक वो कर। लेकिन नाटक कितना अच्छा हुआ। लोगों ने बाद में जाके नाटक इस पे ध्यान दिया, कंटेंट्स क्या है और एक्टर क्या कर रहा है। जी। तो आज की तारीख में वो किसने कह दिया कि अगर आपके पास में 1.5-2 लाख होगा तो नाटक नहीं कर सकते हैं। हम्म। अगर आप चौराहे पे ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, अगर एक्टर अच्छा है तो आपको होल्ड करके रखता है। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, बिल्डिंग है, सड़क है, नीम का पेड़ है, साइकिलें खड़ी हुई है, कुत्ते घूम रहे हैं, हम्म, उसमें फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। जी मैंने जब नाटक लिखना शुरू हुए तो मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि आज की तारीख में जो सब्जेक्ट हैं उन पे नाटक क्यों नहीं लिखा जा रहा। हाँ। तो मैंने पहला नाटक लिखा वो बैल्कनी, उसको लिखा 77 में,
लेकिन वो जाके वो 84 में। उसके बाद मैंने प्ले लिखा आका, क्योंकि तब तक खेर साहब आ गए थे, बोले कि यार नाटक लिखो एक बढ़िया सा, मुझे उसमें काम करना है। तो एक एक्टर की कहानी लेके नाटक लिखा। आका के क्योंकि प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए ना, मैं बहुत सुनने का मन कर रहा है। आका के प्रोसेस, हाँ जी 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 जी। हम लोग शेयर करते थे, मैं और खेर साहब जो थे हम्म एक ही फ्लैट में रहते थे, 2 कमरे थे और बाहर एक छोटा सा बरामदा था। तो गर्मी के दिन थे तो हम लोग वहां खटिया लगाते थे और सिर दोनों के पंखे के ठीक नीचे। तो कभी कभी खेर साहब बोलते थे कि बड़ा साहब आपका चारपाई जो है 6 इंच ज्यादा है, उसको खिसकाइए, मुझे हवा कम मिलती। तो रात को फिर वो सो जाते थे और सोते सोते बोलते थे कि कोई बढ़िया कहानी बताइए, पिक्चर कुछ बने, मैं तो पिक्चर का एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई, तो बोली अरे तो बहुत खड़े हो गए, कहना चलिए चाय बनाते हैं और आगे कहानी सुनाइए। फिर बोले कि इसमें तो टाइम लगेगा। मैंने कहा इसको मैं नाटक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो नाटक में कन्वर्ट की कहानी का एक एक्टर है, पारसी जमाने का है, और उसकी उसकी मोहब्बत जो हो जाती है एक डायरेक्टर है, वो जो ओनर है कंपनी का, उसकी डॉटर के साथ में। और इसके जो फादर थे वो भी बड़े जाने माने एक्टर थे, लेकिन वो किसी और हीरोइन के साथ में प्यार कर बैठते हैं। तो जब फादर की डेथ होती है तो वो हीरोइन इनको, मतलब जो खेर साहब जो रोल करे थे, इनको बड़ा करती है। और जब उसको एक बार पता चलता है कि ये तो प्रोड्यूसर की बेटी से प्यार करते हैं, तो कहती है कि तुम जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पे कि जितना पैसा मैंने तुम पे खर्चा किया है वो तो मुझे वापस कर दो। अब तो लाखों रुपया खर्चा हो गया, कहाँ से देंगे। तो इस एक्टर का नाम था अमरेंद्र कुमार। तो अमरेंद्र कुमार का शॉर्ट फॉर्म हो गया एके, एके से बन गया आका। मतलब इस आदमी की हैसियत ऐसी हो जाती है थिएटर में कि लोग इसको कहते हैं ही इज अ गॉड। लोग उसको देखने जाते हैं, बड़ी खुशी उनको महसूस होती है कि ये तो ही इज लाइक अ गॉड, तो उसका नाम पड़ जाता है आका। तो आका जो है पूरी कहानी उसी के बारे में, एंड ही नेवर गेट्स मैरिड टू दी गर्ल दैट ही लव्ड, क्योंकि वो कहता कि अगर मैंने शादी करूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, ये सब चीजें। एंड देन ही सफर्स फ्रॉम द ब्लड कैंसर। तो इसके जो फैमिली डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे दोस्त इनके हैं वो, और वो जो लड़की जिससे प्यार करते हैं मनीषा, और आका खुद। तो आका का बर्थडे है और ये डॉक्टर घर पे आता है और बातचीत सब चलती है, और आका हाफ ए नाटक में कहता है कि तुम हर साल की तरह जैसे मुझे विश करते हो, तुमने आज मुझे विश नहीं किया। तो उसने कहा मैंने विश किया ना कि जन्मदिन मुबारक हो। कहता नहीं, ये वो विश नहीं है जो तुम हर साल मुझसे बोलते हो। तो मनीषा बोलती कि आका ठीक है भाई, इसकी मर्जी है, तो उसने अलग तरह से विश कर दिया। तो वो जिद पड़ जाता है कि तुम बोलो, और डॉक्टर कहता मैं नहीं बोलूंगा यार, यू डोंट रूल माई लाइफ, यू आर माई पेशेंट, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं तुमको बोलूंगा। वो कहता बोल। तो इतनी तनातनी हो जाती है कि वो डॉक्टर से बोलता कि ठीक है आका, जन्मदिन मुबारक हो और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दराज हो। क्योंकि डॉक्टर होने के नाते वो कैसे बोलते कि तेरी जिंदगी इतनी छोटी सी अब। और डॉक्टर फिर जब आका उसे कहता है कि देख दिल हल्का हो गया ना, ये तो मैं सुनना चाहता था, मुझे जाना, मैं चला जाऊंगा यार। तो ये जो बार बार तो मेरा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करता है, हर महीने में क्लिनिक में जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि किसका किसका खून मेरे रगों में जा रहा है, लेकिन मेरे रगों से जो नीचे निकल के जा रहा है वो गंदा खून है। आई गॉट अ ब्लड कैंसर। तो जब तक की जिंदगी है तब तक मैं तुम्हारे साथ में, मनीषा के साथ में हंसी खुशी रहूंगा। तो ये बोलना, दिल को हल्का करना कि मुझे मेरी जिंदगी दराज हो यार, उसमें क्या खराबी है, आई गॉट अ शॉर्ट लाइफ तो फाइन। तो उसमें खेर साहब ने रोल किया, बहुत गजब का रोल किया, मतलब लोग तो रो पड़े। वो जो मनीषा करके थी, वो बंगाली लड़की, वो भी लखनऊ की, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। शी डिड सो वेल, ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन वैसे ही सर पे वो ये दोनों चढ़ गए थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाटक में कई पोर्शन थे जहाँ खेर साहब रोते थे या मनीषा रोती थी या मैं रो पड़ता था। मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या करेंगे, मतलब कि रोएंगे क्यों। लेकिन वो जो मोमेंटम, एक तो ऑडियंस बैठी होती है, अंधेरा होता है, आपको कुछ नजर नहीं आता, एक आप अलग दुनिया में बह जाते हैं, जीने लगते हैं किसी और कैरेक्टर को, वो इतना अपनापन हो जाता है उस कैरेक्टर के साथ में, आप जुड़ जाते हैं। मतलब मुझे थिएटर और फिल्म के अंदर जो लोग एक्टिंग की बात करते हैं, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज यार। दुनिया में किस आदमी को ये मौका मिलता है कि अपना अपना अपने को छोड़ के किसी और की जिंदगी जी सके। जी। मैंने कहा एक्टर आज
मतलब आर्मी का कमांडर बन गया है, कल नौकर बन गया है, परसों गोरखा बन गया है, कभी ड्राइवर बन गया है, कभी बिजनेस वाला बन गया, कभी आर्मी का ऑफिसर बन गया। मैंने कहा उस करेक्टर की अंदर में, स्किन के अंदर में घुस जाना, और फिर कई एक्टर्स के लिए तो बाहर ना, आप तो एक्टर हैं, आप तो टीचिंग के एक्टिंग के गुरु हैं, टीचर हैं, फिर उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। तो ये तो वर्ल्ड, मतलब इसे लगता है कहने को बात है फैंटेसी, लेकिन क्या जानता है आपके दिल पे क्या गुजर रही है, आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्या उठापटक हो रही है। इसलिए वो जमाने उस तरह के नाटक करने में, फिर मैंने पार्क किया, बहुत सारे कॉमेडीज भी की, सब हर तरह के नाटक लिखे, बहुत सारे मेरे नाटक जो है भारतेंदु में हुए, फिर मेरी वहां पर एक संस्था थी हमारी खोज करके लखनऊ में, उनके साथ में काम किया, थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप के साथ काम किया, उनके लिए मैंने एक प्ले लिखा था पार्क, तो उसको लिखा भी और उसको डायरेक्ट भी किया। तो इस तरह से मेरे लिए गोल्डन एरा था। मैं उसको गोल्डन एरा इसलिए कहता हूँ कि उस समय ने मुझको आज की तारीख में जिस जगह मैं खड़ा हूँ मुझे वहां तक पहुंचाया। दिस वाज नाइस जर्नी। ये 1985 तक आप लखनऊ में थे, अगर मैं जी 75 से 85 10 साल 85 तक 10 साल। तो सर ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब जब आप इतने मतलब हाइट पे काम चल रहा था और आप इतना अच्छा काम कर रहे थे और इतना होलिस्टिकली और डायनेमिकली काम कर रहे थे, तो उसमें 85 में आप लखनऊ छोड़े क्यों? 85 के पहले एक हल्की सी घटना हुई है, मुझे लगता है तकरीबन 83-84 में, कि भारतेंदु नाट्य अकादमी मुझसे कहा गया कि उस जमाने में थे वी रामामूर्ति साहब, जी, लाइटिंग के बहुत ही एक्सपर्ट जी आदमी, जी 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 जी, बहुत ही नाइस, वेरी हम्बल पर्सन। तो मुझसे कहा गया कि वी रामामूर्ति साहब आके बीएनए ज्वाइन कर रहे हैं एंड ही विल बी द हेड ऑफ स्टेज क्राफ्ट। अच्छा। और आप उनके अंडर में काम करेंगे। भाई वो तो बहुत बड़ी हस्ती, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने जिंदगी के 9 साल गुजार दिए, इस इंस्टीट्यूट को अपना ब्लड स्वेट सब कुछ दे दिया, बनाया, अपने हाथ से झाड़ू लगाया, चीजें ठीक की, पढ़ाया, सब। कभी नहीं मैंने ध्यान दिया कि शाम के 5:30 या 5, 5:30, 6 बज गए, रात के 9, 9, 10 बजे तक हमने काम। तो मैंने कहा अगर आज मेरी औकात ये नहीं है कि मैं एक डिपार्टमेंट का, जो इस डिपार्टमेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं हेड बनूं, कोई और आके मुझे सुपरसीड कर जाएगा, तो इसका मेरी कोई औकात नहीं। मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा और बताता हूँ कि जब ये भारतेंदु नाट्य अकादमी में टीचर इन स्टेज क्राफ्ट की जब पोजीशन निकली 78 में, तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझसे कहा गया आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहना आपका डिप्लोमा नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो 2 साल से 3 साल से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कहना आप पढ़ाते होंगे लेकिन डिप्लोमा नहीं है, ये तो इसमें जरूरी है कि डिप्लोमा होना जरूरी है। तो मेरी तो मतलब पूरी दुनिया टूट के गिर गई। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया है। तो फिर मेरे एक दोस्त थे जो आज की तारीख में अब बसपा के, ये मायावती जी की जो है पार्टी, उसमें सेकंड इन कमांड है, सतीश मिश्रा जी। तो वो मेरे लखनऊ कानपुर के थिएटर के मित्र। तो मैं शाम को ऐसे ही मिलने चला गया। कहना क्या हुआ हेमेन, बड़े उदास हो? मैंने कहा ऐसा ऐसा किस्सा हो गया बॉस। तो उसने कहा बस कोई बात नहीं, तुम बैठ के चाय पियो, टिक्की की खाओ। हजरतगंज में उनका ऑफिस था। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहने अंदर आओ और ये डिक्टेशन लो और कल सुबह ये लेटर पहुंच जाना चाहिए भारतीय नाट्य अकेडमी। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया सतीश इसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन लेटर वहां पहुंचा तो वहां तो तहलका मच गया। सतीश चंद्र मिश्रा ने उस लेटर में ये लिखा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके अंदर मैं किसी के प्रति मेरा वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जी जी जी, बिल्कुल से भाव नहीं है, लेकिन जी मैं जी जी, फैक्ट्स कि एक फैक्ट कहानी, जी जी 85 में क्यों लखनऊ मैंने छोड़ा, इसकी इन सब जी चीजों जी, का। उसका फैक्ट ये तो उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि अगर आप मिस्टर भाटिया इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दैट मीन्स इज नॉट क्वालिफाइड। इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड देन द ऑल द स्टूडेंट्स टॉट बाय हिम आर नॉट क्वालिफाइड। आप सबका डिप्लोमा वापस लीजिए। और मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूँ, भाटिया साहब को, बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। सबको आप कॉम्पनसेट करिए, 1-1, 1.5 लाख रुपए हर बच्चे को दीजिए। उन्होंने तो आपके साथ में 1-1 साल गुजारा। तो अगर ये आदमी क्वालिफाइड नहीं तो आदमी पढ़ा कैसे सकता? आपने इसको पढ़ाने क्यों दिया? तो खट से तब नेमीचंद जैन, बीवी कारण सब लोग थे। तो नेमीचंद जैन जी ने मुझे अब कमरे में बुलाया, राज साहब के कमरे में। अच्छा तो आप ये करते हैं, आप मुझे नोटिस भेजेंगे, सब चीजें ठीक है, आप अप्लाई कर लीजिए, लेकिन हम आपका ये पोस्ट हम आपको देंगे नहीं। कर लीजिए आप अप्लाई, हम आपके वकील की बात मानते हैं, लेकिन पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, जो करना हो कर लीजिए। अरे तब तो भाटिया सनकी, भाटिया मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अब तो भैया प्यार से इंटरव्यू दो और खुल के जवाब दो।
तो वहां पर तो सब लोग आए, किसी ने पूछा ये डिजाइन आपने बनाई? मैंने कहा जी नहीं, चोरी से बाहर से बनवाई, आर्किटेक्ट से, आपको इम्प्रेस करने के लिए प्रेजेंट की। कहना आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं? आई एम ए टीचर है, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी? आपको लगता है ये जो सेट्स वगैरह इतने साल में बन गए थे, हवा में बन गए क्या? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, क्या सोचते हैं मैं आपका नौकर हूँ, चपरासी हूँ क्या? तो मैंने बड़े धड़ल्ले से इंटरव्यू दिया। मैंने कहा जो होना हो जाए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अच्छा। एक महीने तक इन लोगों ने बताया नहीं मैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ये कोशिश कर रहे थे कि एनएसजी का ग्रेजुएट आके यहाँ पे काम कर रहे, और वो कोई आ नहीं रहा था। सब कह रहे थे हमें तनख्वाह चाहिए, अच्छी तनख्वाह चाहिए। मैं दिल्ली पहुंचा, बंसी कौल साहब से मिला। बंसी कह रहे चलो बेटा बंगाली मार्केट है, पार्टी दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कहाँ हुआ? कहता महीने भर पहले की बात है। मैंने कहा अभी कोई लेटर नहीं मिला। तब कारण साहब जो थे वो डायरेक्टर थे एनएसजी के, तो एम के रैना, बंसी कौल, मुझे दोनों कारण कमरे में लगा। वो तो कारण के दोस्त, तो वो तू तड़ा करके बात की कि कारण क्या है, इसका लेटर क्यों नहीं मिला? कहना नहीं नहीं वो है फलाना टिकाना, कुछ परेशानी आती है। उससे कहा ही मस्ट गेट हिज लेटर टुमारो मॉर्निंग। मैं जब पहुंचा हूँ, लखनऊ पहुंचा, तो बिसारा साहब ने कमरे में बुलाया कि ये अपना रिजाइन करिए आप अपनी पोस्ट से। मैंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने कहा राज साहब से, राज साहब ये तो एक महीने लेट हो गया। जब ये इस तरह का हुआ, उसके बाद मैंने 78 में, शुभदीप साहब, मैंने अप्लाई किया एनएसजीएम पढ़ने के लिए। मैंने कहा अगर मुझे थिएटर में काम करना है, मस्ट हैव पक्की एजुकेशन। उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, ये कह के कि आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, आप तो टीचर को क्लास में तंग करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं मेरे पास डिप्लोमा नहीं है पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और एक तरफ कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे आपको क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड है। ये जो असमंजस की स्थिति थी, इसने मेरे मुंह में बड़ा खराब टेस्ट किया। और मैंने कहा मैं बढ़ के कहाँ तक जाऊंगा, टीचर ही रहूंगा, और क्या ग्रोथ क्या है मेरी? और मैंने कहा टीचर में कोई, या तो मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, हिंदुस्तान के बाहर तो इतना पैसा तो था ही नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या दूसरा क्या है, कौन सी ऐसी विधा में जिसमें कि मेरे शौक भी पूरा हो जाए, मुझे अच्छा भी लगे। तो फिल्म्स। मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, मेरी जिंदगी में फिल्म इंस्टीट्यूट जाने में दो लोगों का बड़ा हाथ है। एक तो बीएनए का स्टूडेंट राजीव जैन जी। और एक मेरी माता जी। तो राजीव जैन एक दिन आया, बोले कि बड़े साहब अप्लाई करिए ना एफटीआई में। मैंने कहा क्यों? अरे कहने काम करिए ना बढ़िया, वहां से कोर्स वोर्स कीजिए, बम्बई में जाइए काम करिए। मैं ठीक है कैमरा में अप्लाई करता हूँ। कहते नहीं कैमरा में बीएससी चाहिए, एंड आई वाज बीकॉम। एनीवे वो फॉर्म लेकर आया, जो पेपर, उसके जो पेपर तैयारी करने को थे, सब पेपर से बस बुक्स वगैरह लेकर आया। मैं, राजीव जैन और एक और लड़की थी वहां की, लखनऊ की, तीनों ने मिलकर तैयारी की, एक साथ एग्जाम दिया इलाहाबाद से। उसके बाद में जब एप्रिसिएशन कोर्स करने गया एफटीआई, तो वहां मुझे पता चला कि मैंने क्वालिफाई कर लिया, अब मुझे इंटरव्यू देना। तो राजीव जैन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। राजीव जैन ना कहता और ना मैं अप्लाई करता। उसके बाद मेरी मदर, तो फादर की तो डेथ हो गई थी 82 में, और फादर फ्रीडम फाइटर, तो उनकी पेंशन आती थी। तो मेरे मम्मी से कहा कि इस तरह से हो गया मेरा एडमिशन, कैसे मैं जाऊंगा, आप कैसे रहेंगी? तो दूसरे दिन सुबह, ये रात को बात हुई, दूसरे दिन सुबह नाश्ते बोली कि तू बेटा जा पढ़ाई कर, मैं मैनेज कर लूंगी, ये जितनी पेंशन आती है किस तरह से हम निर्वाह कर लूंगी, तू जाओ अपनी जिंदगी बना। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कि भाई अकेली रह के लखनऊ में कम से कम जो पेंशन आती थी, मेरी मम्मी ने 4 साल गुजारे वहां पर। और अगर वो कहती थी कि अरे मैं कैसे रहूंगी बेटा, खर्चा कैसे चलेगा, ये सब चीजें, तो मैं नहीं गया होता। तो राजीव जैन और मेरी माता जी दोनों का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं एफटीआई गया। जी जी। और एफटीआई मुझे लगा कि भाई थिएटर के बाद में क्या, एक जो दूसरा मीडियम है वो फिल्मों का मीडियम है, कुछ काम करने का। एफटीआई में सर वो समय अगर आप उसके बारे में बताएंगे, कुछ खास बात एफटीआई में आपको, आप जब पढ़ रहे थे और आपकी ट्रेनिंग में मैं जब पढ़ रहा था वहां पर, तो सबसे बड़ी बात थी कि मैं हर डिपार्टमेंट में घुस जाता था। मुझे ये नहीं होता था कि ये नहीं करेंगे वो, मैं साउंड में चला जाता था। कभी एडिटिंग वाले होते थे, वो एडिटिंग रूम में झाड़ू लगाता, वो कहते चल रील बाइंड कर, फलाना कर, कटिंग कर दे, जोड़ दे, ये कर दे। हर जगह पे जाता था वहां पर। तो मतलब लोग आते थे, उनको मालूम है कि मैंने 35 साल की एज में ज्वाइन किया, तो बाल बहुत कुछ चले वले गए थे। तो रात को मेरे कमरे में आते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में 2:30 बजे, ठक 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 ठक, क्या है भाटिया उठ। अरे मैंने कहा किस लिए? चल चल एक्टिंग कर, कुर्ता पजामा है पहन ले, चला जा। तो बाप का रोल और टीचर का रोल और ड्राइवर का रोल। मुझे लोगों ने कह दिया अगर भाटिया तुम मर गया ना एफटीआई में रहते रहते, तो तेरी इतनी फिल्में हैं कि हम कम से कम
15 दिन के लिए तेरा रेट्रो चला सकता है। जी जी। और डबिंग के लिए बुलाते थे, हिंदी अच्छी बुला लो, फलाना करो, ठिकाना करो, हर तरीके सब लोगों ने पहले डाटा बांटा सब चीजें। क्या करेगा? अरे मैंने कहा सिखाओ ना, सीख के क्या करेगा? तू डायरेक्टर ना, डायरेक्शन कर। अरे मैंने कहा डायरेक्शन क्या करेंगे, बताओ ना एडिटिंग कैसे होती है। वहां के जो लाइट बॉय होते थे, एक दिन सबने बुला लिया कि नैदर राव भटिया, वैसे ही प्यार से बात करते हैं, चल सबको चाय पिला, सबको चाय पिलाई। कि नहीं, यहाँ क्या करने आया? मैंने कहा डायरेक्शन करने। तो इतनी एक्टिंग क्यों करता है तू इस फिल्म में, उस फिल्म में, डिप्लोमा में? अरे मैंने कहा बुलाते हैं, मना नहीं करेंगे। कहता है सुभाष घई को जानता है, यहाँ एक्टर बनने आया था, बाहर जाके डायरेक्टर बन गया। तो तू भी उल्टा है, डायरेक्टर बनने आया, बाहर जाके एक्टिंग करेगा। जी अगर आपके दिल में सीखने की चाहत है तो आप सब कर सकते जी जी जी। आपके उस समय के टीचर्स, कुछ आप अगर आपके टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हैं। सर? एक साहब थे आप जिनसे मैं बहुत डरता था, मतलब जी फिजिकली नहीं कि वो क्या कर देंगे, लेकिन वो इतनी गहन बातें करते थे। हमारे स्क्रिप्ट सगीर साहब, उड़ीसा के रहने वाले, सगीर अहमद, वो ऐसी ऐसी गहन बातें करते थे कि, और जब मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंचा तो उनके सब्जेक्ट में किसी तरीके से मैं पास हुआ। बाकी जहां प्रैक्टिकल काम करवा लीजिए, स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए, डायरेक्शन की बात कर लीजिए, लेकिन ये जो थ्योरी का मामला था, मैं डर गया था उनसे। लेकिन उन्होंने बुलाया कि क्या बात करते हो? मैंने कहा सर ये वर्ल्ड व्यू और फलाना और ठिकाना, इसकी फलसफा ये और नित्जे, और मैंने कहा सर मेरी समझ में नहीं आता, सिंपल आप मुझसे बोलो ना। कहता नहीं समझेगा, काम कैसे करेगा? मैंने कहा सर कर लूंगा ना, 35 साल तो जिंदगी गुजार दी है ना, थोड़ा फेथ करिए। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन हमेशा ये था कि स्कॉलरशिप में रहे, 6 सेमेस्टर मुझे स्कॉलरशिप मिली सेंटर की। वाह। तो जी बस काम वाम भी बड़े लोग वहां भी अच्छे मिल गए, सब लोग को ये था चल डबिंग कर दे, चल कुछ लिख दे, चल ये काम कर दे, हर तरह के काम की, मतलब एफटीआई ने मुझे मौका दिया कि सब काम करो। और फिर स्टूडेंट यूनियन का मैं सेक्रेटरी भी था लास्ट अच्छा। में। तो लड़के स्ट्राइक पे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाटिया तू फिल्म नहीं बनाएगा। मैंने कहा क्यों? कहते ये हमारी डिमांड नहीं पूरी हो रही। मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, 4 महीने रह गए हैं, और अभी नेक्स्ट मंथ मुझे अपनी डिप्लोमा शूट करनी है, तो मैं तो नहीं करूंगा। तो कहने रिजाइन कर दे। मैंने उस टाइम रिजाइन कर दिया। सर आपके डिप्लोमा फिल्म के बारे में बताइए ना, आपके जब डिप्लोमा फिल्म के कुछ डिप्लोमा ऐसे फिल्म की कहानी एक्सपीरियंस। मेरी जी अपनी थी। एक आदमी है जो ऑफिस में सो जाता है, उसका नाम है रमाकांत पांडे। जी जी ऑफिस में सो जाता है, वो बेचारा हेल्प नहीं कर सकता। जी। तो उसका जो आदमी है, उसका बॉस जो है, उससे कहता है कि अगली बार बेटा, वो एक दिन ऐसे ही चुपचाप आ जाता है और पकड़ लेता है उनको सोते हुए। कहना अब पकड़ा तो मैं तुझे जो है निकाल दूंगा, नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। तो ये आके रहते हैं, अकेले आदमी है, इनके घर के बगल में एक पुलिस वाला रहता है अपनी वाइफ के साथ में। जी तो जो उसकी पुलिस वाले की वाइफ कहते हैं कि रमाकांत बाबू, इस पे साले पे आप टुटका कर दो, टोना टुटका कर दो, ये सही हो जाएगा, हम भी देखते हैं कैसे निकालेगा। तो रात को ये अपना जो है वो आटे की मूर्ति बना के और एक पिन लेते हैं और अपने बॉस का नाम लेके कि साले निकालेगा तो तुम मर जा, तुम मर जा, तुम मर जा, कोंच देते हैं। अच्छा। और फिर लगता कि गड़बड़ी हो गई, तो बाहर जाते वाते हैं डिस्टर्ब, लेकिन घर में आके सोते हैं। दूसरे दिन ऑफिस जाते हैं तो पता चला कि बॉस मर गया। अब नाउ ही फील्स गिल्टी, मेरी अच्छा वजह से अच्छा। मर गया। तो एक दिन ऑफिस का दरवाजा बंद है और लोग आगे धड़धड़ाते हैं कि रमाकांत साहब खोलिए भैया, कौन है? खोल नहीं रहा। जब दरवाजा तोड़ते हैं तो ही इज हैंगिंग बाय द फैन, ही किल्स हिमसेल्फ। तो रमाकांत पांडे का रोल किया एम के रैना साहब ने। मेरे अच्छा। थिएटर के जितने बीएनए के बच्चे थे, जो लखनऊ से, बम्बई से, सब लोगों ने आके काम किया। मुझे एफटीआई में मेरे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने ये कहा कि तू इतने अच्छे एक्टर्स लेके कहाँ से आया, पूना में कहाँ से आ गए? मैंने कहा सारी हिंदी भाषी हैं सब के सब अपने दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। और एफटीआई में किसी ने, जब तक मैं रहा, मुझे भाटिया कह के नहीं बुलाया, एक प्रोफेसर को छोड़ के सब। और बड़े साहब और मिस्टर भाटिया। मैंने कहा सर मिस्टर हाँ भाटिया मत बुलाइए। कहना रहे आप टीचर रहे, हम आप कैसे भाटिया बुला सकते हैं? जी। तो ये जो फिल्म बनी है, देन ये जो वाली फिल्म थी मेरी इंडियन पैनोरमा का हिस्सा भी थी। अच्छा अच्छा। 1989 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये जी जी। पैनोरमा में दिखाई गई थी। तो उस समय कुछ सर कुछ ऐसी फिल्में, क्योंकि एफटीआई में इतनी फिल्में दिखाई जाती है, तो आप कुछ याद करेंगे कुछ ऐसे फिल्में जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं तो आपके याद ऊपर करूंगा छोड़ गया? एक जायंट ऑफ अ फिल्म मेकर के साथ में, वो मेरे हम लोग के टीचर थे विजिटिंग हम्म, फैकल्टी में, मणिकौल साहब, जी कुमार सानी जी और जी मणिकौल। तो जी जी। मणिकौल तो बड़े मस्त आदमी, तो उनको हम देख के कहता है कि यार तो आपने ये अगर पेड़ की एक्टिंग, पेड़ भी एक्टिंग कर ले और आदमी भी एक्टिंग करो, दोनों एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। वो शब्दों पे ध्यान देते थे।
तो जब पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कमरे में दोपहर को सो रहा था खाना खा के, और ठक 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 और 2 सीनियर खड़े थे, कहते चल बाहर निकल। मैंने कहा क्या हो गया भाई, सोने के टाइम में अब क्लास है। कहता नहीं तुझसे कोई मिलना चाहता। तो मैंने कपड़े वपड़े बदले, जब गए तो ये 3rd ईयर के सब स्टूडेंट्स डायरेक्शन के बैठे हुए, बीच में मणि कौल। तो मैंने नमस्ते की, सर नमस्ते। तो कहते हैं कि भाई आप तो बड़े गजब के एक्टर हैं। अरे मैंने कहा सर अगर आपने कह दिया गजब का एक्टर हूं तो मुझसे घटिया एक्टर कोई नहीं होगा। हंसने लगे, क्यों? मैंने कहा सर एक्टर पे एक्टिंग कहाँ करने देते, आप तो शब्द बोलते हैं उससे। जी। उसके बाद जब 3rd ईयर मैंने कंप्लीट किया, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। अमेजिंग टीचर, अमेजिंग, इतना गजब का आदमी। तो उन्होंने मुझे बंबई में आए तो उन्होंने बुलाया कि भाटिया आके मुझसे मिलो, तुमसे एक काम है। मैंने कहा जी बताइए। कहना मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, दोस्तोयेव्स्की का एक नॉवल है इडियट, तो उसका नाम है अहमक। आई एम मेकिंग अ फिल्म ऑन दैट, और मैं चाहता हूँ तुम उसके डायलॉग तुम लिखो। तो मैंने कहा मणि कौल और डायलॉग मैं लिखूंगा? तो कहता है जैसी भाषा तुम बोलते थे एफटीआई में, हिंदी उर्दू अंग्रेजी मिक्स, तू जैसे लिखना चाहे तू बॉस वैसे लिख, बट आई वॉन्ट यू टू राइट द डायलॉग्स। मैं तो मतलब हिल गया। मैंने कहा इतना महान आदमी। फिर बड़े प्यार से गले मिला। कहता है तेरे में काबिलियत है, तू करना यार, क्यों नहीं करेगा, तू कोशिश करना, नहीं होगी तो देखेंगे ना, मैं हूं ना, बट यू ट्राई, यू मस्ट डू इट। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू। उनका पैसा ज्यादा नहीं है, मैं पूरी पिक्चर का तुम्हें दूंगा 50,000 रुपया। अरे मैंने कहा 50,000 दो ना दो, लेकिन इतना बड़ा मौका। वो शुभदीप साहब 7.5 घंटे की फिल्म थी, प्रोड्यूस बाय दूरदर्शन। अच्छा। 7.5 घंटे की 5 इंस्टॉलमेंट में रिलीज हुई है, और वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल उसमें गया, उसका एक वर्जन गया था 2.5 घंटे का। तो 7.5 घंटे की फिल्म के डायलॉग्स मैंने लिखे। जब मैंने लिखा तो वो मेरे डायलॉग सुनता था, और एक बार उनके असिस्टेंट आके बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करो, मैं घर से निकल गया। तो कहते कि नहीं इसको ऐसे लिखो, निकल गया मैं घर से। मैंने कहा क्यों? आदमी मैं घर से निकल गया कि निकल गया मैं घर से? कहते नहीं इसमें मजा आएगा। तो मैंने मणि को जाके कह दिया मैं नहीं लिख सकता, आपके असिस्टेंट तंग करते हैं साले, ट्विस्टिंग बिना बात के, निकल गया मैं घर से। तो उसे सबको बुलाया, उसने कहा यू टच भाटिया आई एम गोइंग टू किक यू। कोई अगर साले भाटिया को तुम लोग काम करने दोगे, किसने छेड़ा तो मैं तुम लोग की नेस्त नाबूद कर दूंगा जिंदगी। He was that kind of person. तो ये जो लोग थे, कुमार शानी से मैं बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज वो थोड़े डिफरेंट कैटेगरी थे, लेकिन जो लोग थे कैमरा के, जो लोग आते थे बाहर से पढ़ाने के लिए, मैं पीछे बैठ जाता चुपचाप, कैमरा की क्लासेस अटेंड करता था, समझ नहीं आता था, लेकिन जब वो लाइटिंग की बात करते थे, ये बात करते थे, वो बात करते थे, बंगाल के लोग, साउथ के लोग, मतलब इतना कुछ मुझे सीखने को मिला कि दैट वाज, मतलब मैं कहता हूँ जो गोल्डन पीरियड मेरा थिएटर में था वो एफटी में आके मिला। आई डिड एवरीथिंग। कुछ ऐसे फिल्में आपको याद आती है सर कि आप उस दौरान स्क्रीनिंग हुई है? शाम को तो फिल्में देखनी होती थी, वर्ल्ड सिनेमा देखनी होती थी, लेकिन मैं एकदम से, जब मैं लखनऊ में था तो वहां पर एक फिल्म का फेस्टिवल हुआ। जी जी। वहां पे एक बर्गमान की फिल्म दिखाई गई, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो मैं उस फिल्म को देखने गया। तो मैं जब शाम को आया तो मैंने रासाब से कहा, रासाब मैंने आज एक फिल्म देखी बर्गमान की, एंड ही इज सो गुड। मतलब मैं देख के पागल हो गया कि आदमी क्या काम कर रहा है। वो चुपचाप अपनी किताब को शेल्फ पे गए, उन्हें बर्गमान की किताब निकाली और मुझसे कहा कि इसको ध्यान से पढ़ना, एक पेज मिस नहीं होना चाहिए, डॉग ईयर नहीं करोगे, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखोगे। तो मैंने वो किताब पढ़ी। वो जब किताब पढ़ी मैं तो पागल हो गया। उसमें एक फिल्म थी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज करके, गजब किताब। तो मैंने सब पढ़ी और तब बाद में चला कि ये प्रीस्ट का लड़का थिएटर करता था, इसका बैकग्राउंड थिएटर का, तभी लंबे लंबे शॉर्ट कॉम्पोजिशंस वगैरह सब क्या कर मैंने और फिर राज साहब ने मुझे बर्गमान के बारे में बातें बताई। मतलब वो जाकर मैं दिमाग की खोपड़ी के लिए अपना सब खिड़कियां खोली, मुझे इतनी बातें बताई बर्गमान के बारे में, ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो, ये और बर्गमान मेरा गुरु बन गया। जैसे आपका मिंग चोली थे सेट के बारे में, वैसे मेरे बर्गमान मेरे गुरु बन गए। तो मैंने बर्गमान पे ही स्पेशलाइज किया, उनकी जितने फिल्म थी उन पे सब काम वाम करता था। और एक दिन कोई एक साहब आ गए बाहर से इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने कहा कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट, मुझसे पूछते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बर्गमान। मैंने कहा हैव यू एनी बैकग्राउंड इन थिएटर सर? बोला नहीं। मैंने कहा यू विल नॉट अंडरस्टैंड बर्गमान।
तो उनको बड़ी कोफ्त हुई कि लड़का जो है मतलब बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा जब तक आप थिएटर नहीं करेंगे आप समझेंगे नहीं, मैं आपसे किस बारे में बात करूं। मैंने कहा प्रीस्ट का बेटा, भगवान को मानने वाला, जिंदगी में बड़ा भयंकर उसके कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद उसने थिएटर करना शुरू किया। मैंने कहा जितनी फिल्में देखेंगे ऑल द कॉम्पोजिशंस आर फ्रॉम थिएटर। मैंने कहा इस तरह के लोग जो होते हैं, जो फिल्मी बैकग्राउंड का आदमी होगा, जो फिल्म सीख के आएगा, उसके मैंने कहा कि उसके उसके कॉम्पोजिशन ऐसे नहीं होंगे, उसकी टेकिंग नहीं होगी, उसके कैमरा एंगल्स ऐसे नहीं होंगे। तो बाद में शाम को, ये सुबह मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया, काफी नाराज हो गए मुझसे, और मेरे टीचर्स ने कहा यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा सर मैं अगर दिल की बात नहीं बोलूंगा तो मैं कब बोलूंगा? ये आदमी कैसे समझेगा किसी आदमी के बारे में अगर उसकी कला के बारे में नहीं जानता, उसकी पैदाइश के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। प्रीस्ट का बेटा होना, चर्च में रहना, एक खास तरह की जिंदगी जीना और बाहर निकल के फिल्में बनाना, उसके पहले थिएटर करना, मैंने कहा कितनी उठापटक उसकी जिंदगी में ही होगी। तो शाम को मिले मुझको, बैठे हुए थे कैंटीन, चाय पी रहे थे, तो खिड़की से मैंने उनको देखा, तो उन्होंने खट से हाथ हिलाया, बुलाया मुझे अंदर, चाय पिलाई, एक प्लेट समोसा खिलाया। He says, tell me about बर्गमैन, what do you like about him? तो मैंने कहा सर अभी तो बर्गमैन को समझने में 10 साल लग जाएंगे, यही कह सकता हूं वो मेरे लिए बाइबल के तरीके से, उनकी हर सेइंग, उनकी कहानियां, उनकी फिल्म, सब चीजें। मैंने कहा कि आई कैन नॉट टच हिम सर, इट टेक मी अनदर 10 years। कहना 10 साल तक क्या करोगे? मैंने कहा मैं फिल्म देखता रहूंगा। बर्गमैन जैसी बनाओगे? मैंने कहा बर्गमैन जैसी फिल्में चल नहीं सकती सर, पैसा कोई देगा नहीं बनाने के लिए और ना चल पाएंगे। तो ये था, तो इस तरह के अथाह भंडार है सर वहां पे, किताबें और फिल्में। आप चले जाइए अपना आर्काइव्स के अंदर में, आप लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए, अच्छी अच्छी फिल्में देख लीजिए, तो ये आपके दिमागी भूख को तो कंप्लीट कर सकती है। लेकिन जिस तरह का हमारा सिनेमा का वर्ल्ड है तो वो चलेगा नहीं। पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो एक बार फिल्म बना के घर में बैठ जाइए, घर में प्रोजेक्ट कर लीजिए, कोको कोला पी लीजिए, बच्चों को बिठा लीजिए, दोस्तों को बिठा लीजिए, सब लोग कहाँ रहे हमें कब बढ़िया पिक्चर बनाई, उसके बाद। सर जैसे आपने जितना ही पैशनेटली थिएटर किया उतना ही पैशनेटली अपने फिल्में में काम किया, और दोनों जगह पे ही मैं जैसे मैं देखता हूँ या आप बोल रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा सर जानना चाहूँ कि थिएटर में ऐसे कोई एक खास बात या फिल्मों में एक कोई खास बात जो आपको लगता है कि ये फिल्मों में ये वाली बात जो है ना, इससे सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ और इसीलिए शायद वो फिल्म के साथ उस किस्म का अफेयर है, और वैसे ही थिएटर में कोई एक खास बात एज मीडियम, थिएटर एज मीडियम, फिल्म एज थिएटर में आपको बताऊंगा कि हम लोग वर्ड बहुत सुनते हैं और राज साहब इस्तेमाल करते थे, कैथारसिस। कैथारसिस आदमी की अगर हो गई तो वो जो अंदर कहीं दबा पड़ा है, कहीं ना कहीं रिलेट करके वो उसको अपने पूरे तन मन धन सबसे निकाल देता है जी। कैथारसिस हो गई तो उसको बड़ा अच्छा। राज साहब ने अपने टॉ थिएटर ग्रुप से एक नाटक किया, उसका नाम था गार्बो, महेश एल कुंचवार जी का प्ले, उसको हिंदी में ट्रांसलेटेड था। और गार्बो में 4 एक्टर थे, मैं, अतुल तिवारी था, अतुल तिवारी मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, बिसारे साहब और एक मेरी और स्टूडेंट मीनू राठौर करके बेंगलोर में है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर उसमें प्ले किया। तो प्ले के जब 4-5 दिन रह गए तो रासा मुझसे बोले कि भाई मैं कुछ म्यूजिक के पीसेस लेकर आया हूं, आप सब लोग अपने अपने पीसेस सिलेक्ट कर लो, तो जब जब आपकी सोलोलिक्वी के पोर्शंस आएंगे तो आप पीछे म्यूजिक बजेगा। तो मैंने एक म्यूजिक का पीस लिया, गिटार का, उसका पियानो का। तो राज साहब ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोले कि हेमंत तुम रो पड़ोगे। तो मैंने कहा अरे राज साहब कमाल कर रहे हैं, 5 दिन रह गए, रिहर्सल कर रहा हूँ, एक बार नहीं रोया तो स्टेज में क्या रोऊंगा। कहता गारंटीड आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट विल ब्रेक डाउन। मैंने कहा कि चलिए राज साहब की बात मानी लेकिन होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। और शुभदीप साहब जब प्ले शुरू हुआ, वो पॉइंट आया एंड आई ब्रोक डाउन। मतलब मुझे लगता कि कितने साल गुजर गए और मैं कुछ बोला नहीं, मैं रोता जा रहा हूं भर भर आके, मतलब ऐसा टूटा हूं मैं कि मुझे पता ही चला कि मेरे साथ में क्या हुआ और क्यों हुआ ये मुझे मालूम नहीं। उसके बाद में अगला एक पोर्शन आता है, छोटी सोलो की, मैं दोबारा टूट गया, फिर भर भर आके रोया। तो मैं तो सामने लोगों को देख रहा था, वो तो बेचारे एकदम सिमट से गए थे, सिहर से गए थे, क्या हो गया इसके साथ में।
मैंने गांधी को नहीं मारा के बारे में अगर आप बताएंगे, क्योंकि मैंने भी देखी है, हाँ, और उसका मतलब आपका ना सर का, खेर सर का फ्रेंडशिप, साथ में एक साथ कोलीग, एंड जब वो फिल्म आप दोनों साथ कर रहे थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इन इंडियन सिनेमा, जैसे हाँ। लगता है परफॉर्मेंस, कंटेंट, अदरवाइज, तो उसके थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताइए ना। उस पे क्या था कि जब ये फिल्म शुरू की, तब हम्म, तक मैं इनके वहां पर वो एक्टर प्रिपेयर्स में काम करना मैंने शुरू कर दिया था। जी जी जब फिल्म कर रहे थे तो ये नीतीश रॉय उसका डायरेक्शन कर रहे थे। जी जी। तो नीतीश रॉय एक दिन आके बैठे, मैं और खेर साहब चाय पी रहे थे, और नीतीश रॉय ने आके बोला, क्या दादा, आपको रोल नहीं मिला कोई? मैंने कहा किस में? कहना खेर साहब की फिल्म में। मैंने कहा इन्होंने पूछा नहीं? कहना पूछा क्या, मांगो ना। खेर साहब जगह जगह जाके रोल मांगते हैं, अपना पीआरओ वर्क इनका देखो। तो जी। मैंने कहा खेर साहब रोल दीजिए। कहना अरे यही हो गई यार, क्या रोल देंगे आपको, क्या रोल देंगे बड़े साहब, तो हो गई सब कास्टिंग। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रोल दो। तो जानू बरुआ उसके डायरेक्टर, जी जी। मैं जाके बैठ जाता उनसे बाहर, शूटिंग वूटिंग देखता रहता था। तो एक दिन जानू बरुआ बैठे हुए थे, खेर साहब बात कर रहे थे, तो मैंने जानू बरुआ का, मैंने कहा सर आप मेरे सीनियर हैं एफटीआई से, मुझे रोल दो आप इस फिल्म में। बोले रोल? आप एक्टर हो, आप तो टीचर हो। अरे मैंने कहा टीचर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, थिएटर में बहुत काम किया। कहना वेरी गुड वेरी गुड, तो एक काम करते हैं, चलो आप शाम को मुझे याद दिलाओ। तो शाम को उसने कहा सब रोल तो चले गए, मेन मेन तो कुछ नहीं है, एक डॉक्टर का रोल है, कैमियो है, 3-4 सीन है, बड़े इंटरेस्टिंग सीन है, वो आप करोगे? मैंने कहा नेकी और कुछ कुछ, मैंने कहा जरूर करूंगा। तो मैं शाम को मिला उनको, और उन्होंने कहा खेर साहब से कि इनको ये वाला रोल दीजिए, डॉक्टर वाला, साइकेट्रिस्ट वाला। खेर साहब बोले कि हाँ अरे बिल्कुल देंगे बिल्कुल देंगे। रोल मिल गया, इस पिक्चर में काम किया। लेकिन वो चूंकि खेर साहब साथ जुड़े हुए थे, तो वो शूट पे जाना, वहां जाके बैठना, नीतीश रॉय को जानता था, इतने सारे जान जान के एक्टर्स सब उसमें काम कर रहे थे सबके साथ। तो वो ऑलमोस्ट ये था कि आप कॉन्सेप्ट लेवल से एग्जीक्यूशन लेवल तक उस फिल्म के साथ में जुड़े रहे। उसमें कहानी मेरा कोई योगदान नहीं, वो तो कहानी उनकी, जानू बरुआ की। खेर साहब ने बड़ा गजब का रोल किया उसके अंदर में। जी 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 और जी। खेर साहब जो थे ना, कभी कभी जैसे कि एक बार मैं उनसे मिला तो उनके फादर को भी, जब आखिरी दिनों में उनको भी हम्म। वो हो गया था, एल्जाइमर हो गया था। अच्छा, तो उनके पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मुझसे बड़े प्यार से बात करते थे। जब तक ठीक ठाक थे, वो हमेशा के कहते थे, अरे बड़े साहब, आपकी मैं शादी करवाता हूँ एक कश्मीरी लड़की से। अरे मैंने कहा लड़की अरे मतलब लड़की क्या, मतलब औरत, महिला से शादी करवाता हूँ, खून पिलाता हूँ, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको भी जानता हूँ। तो खेर साहब कहते हैं कि अरे क्या डैडी, इनकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम इनका घर नहीं बसना चाहते कि इनका घर बस जाए? जी जी लेकिन जी। एंड में जब एक दो बार मैं उनको मिला, तो पहचानते नहीं थे वो आखिरी दिनों में। और एक बार मैं इनके घर पर गया, तो सामने खिड़की के पास बैठे हुए मुझको देख रहे थे, और मैं तो बड़ा इमोशनल हो गया सोच के कि वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, मुड़े, उन्होंने मेरी तरफ देखा, और कहते हैं कि और भाटी साहब सब ठीक ठाक? मैं तो शिवदीप साहब रोने लगा। मतलब जो आदमी पहचान नहीं पाता है, जिसको आप 3-4 बार मिल चुके हैं, और जिनके साथ में आपके इतने अच्छे संबंध रहे हैं, प्यार से बैठना, बातें करना, खाना पीना, वो आदमी एकदम से आपको भूल जाए, मतलब आप उसकी जिंदगी में कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और यकायक वो आदमी आपकी तरफ देखता है और कहता है कि और भाटिया साहब सब ठीक ठाक, तो आप क्या बोलेंगे? हमें इमेजिन योर फादर अल्जाइमर से पूरी तरह से पीड़ित, और आपको भूल जाएं वो, आप उनकी देखभाल करते हैं, रोज 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं, जब जरूरत होती कमरे में उनका हाथ पकड़ के कुर्सी बैठ जाते हैं, लेकिन एकदम से वो घर में आपके वो पिताजी बोले और शुभ सब ठीक तो है, क्या करेंगे आप? मतलब ये चीजें आपको देन ले जाती जिसको कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बयान नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? जी उतनी खूबसूरत इनकी खेर साहब की माता जी, अभी बहुत दिनों बाद बात हुई, जी जी। मुंबई में, तो मिलना मिलना नहीं हुआ, लेकिन मस्त। जब कभी आएंगी कश्मीरी खाना बना के भेजती थी, सब लोग खाओ खिलाओ उनको स्कूल के अंदर में। उनके पिताजी आ जाते थे, राजू के साथ में बैठ के बातचीत करते थे, समोसे आ जाते थे, चाय आ जाती थी, तो कभी ये नहीं लगा कि अलग परिवार के लोग हैं।
तो जब एक दिन हम उनसे बात कर रहे थे, ही वाज सेइंग कि उस फिल्म के अंदर में उस कैरेक्टर को जीना अपने आप में एक चैलेंज था। अगर वो जिंदगी में ये वाक्य आपकी जिंदगी में घटित हो चुका है, आप उस दौर से गुजर चुके थे हैं, तो उसको निभाना और कितना आसान हो जाता, कितनी आसानी से आप कर लेते कि हाँ, अल्जाइमर, आई नो, आई मीन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माय फादर। लेकिन एक ग्रेट एक्टर कैसे आप काम करेंगे? तो आप कभी कभी तो दंग रह जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये सीरियल देखा आपका बंदिश बैंडिट्स करके, उसमें तो मैं नसीर साहब को देख के पागल हो गया, शब्दीप साहब। मतलब मेरे सामने होते मैं पांव धो के वो पानी पी लेता कि क्या एक्टर है ये। किसी एंगल से नहीं लगा कि आदमी क्लासिकल सिंगर नहीं है, और किस तरह से उस रोल को और किस अदा से उन्होंने निभाया कि उसके लिए वर्ड्स आपको कभी कभी नहीं मिलते। इरफान साहब, नवाजुद्दीन, जी, सब गजब के एक्टर्स हैं। तो इनसे आपका एक कमेंट मुझे याद है फेसबुक में इरफान सर के बारे में, जो नहीं हमारे बीच, उनके जो पान सिंह तोमर है, आपका जी, बहुत मुझे हमेशा मैं याद रखता हूँ, आपका वो पोस्ट था जिसमें आप लिखे थे कि आफ्टर बलराज साहनी जी हाँ, जो है, मैं पान सिंह तोमर देखने के बाद आपका पोस्ट था, मुझे याद है। इतना और जिस गजब। दिन, हाँ, और जिस दिन इरफान सर की डेथ हुई, और मुझे एकदम से आपका वो पोस्ट याद आया कि मैं वो बलराज साहनी जी के बाद में ऐसा किसी को इस तरह से एक्ट करते हुए देखा। आपको याद है वो पोस्ट आपने बिल्कुल किया था बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक में? जी जी जी। मैंने एक नाटक किया था, तब मैं टीचर नहीं था, लेकिन एज ए गेस्ट डायरेक्टर में आया था, और मैंने एक प्ले अपना ही लिखा हुआ प्ले किया, जी जी। जिसमें नवाज ने लीड रोल की, राजा जी की खिड़की। अच्छा 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 अच्छा। उसमें एक सीन है कि एंड में गाइड है, हम्म और वहां का जो नेता है, हम्म। तो वो ये तय करता कि उसकी गर्लफ्रेंड आकर इस खिड़की पे एक नई रस्सी लगाएगी। मतलब कहावत थी कि जब लोग परेशान होते थे, तो खिड़की के बगल में रस्सी लगी हुई थी, उस रस्सी को खींचते थे, घंटी बजती थी, और रात को या दिन को जो भी टाइम घंटी बजाइए, तो राजा आके खिड़की पे आपकी व्यथा सुनता था, उसका निवारण करता था। अब राजा तो मर गया। तो राजा जब मर गया, तो उसने सोचा कि यार मेरे बाद में जनता की कौन बात सुनेगा, तो उसका भूत घूमता है। और इस खिड़की के बारे में ये नवाज जो है सबको बताता है, वो गाइड है वहां का। ओह, तो अब ये जो है, वो जो जिस नेता के अंडर में ये जगह आती है, वो कहता कि मैं इस खिड़की की रस्सी पुरानी हो गई है, इसको चेंज करेगा। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। तो ये जो है नवाज बढ़ जाता है उससे, नेता से, कहता है एक पुराना यहाँ का गाइड है जिसके हाथ में फालिज हो गया है, वो क्यों नहीं रस्सी बदलेगा, जिसे अपनी जिंदगी इस जगह में दे दी, आपकी ये गर्लफ्रेंड क्यों करेगी? तो नेता गुस्से में आ गया। तो एंड में जब प्ले खत्म हो रहा है, तो नवाज एज ए गाइड लोगों को कहता है कि उस नेता को मेरी बात बहुत बुरी लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड की जगह ये पुराना एजेड वृद्ध गाइड क्यों इस रस्सी को बदलेगा। तो उसने तय कर लिया कि मुझे खत्म करवा देगा। उसने गुंडों को भेजा, और शाम को बंदूक लेके जो है वो आदमी झाड़ी में छुप गया, और उसके बाद गोली धाए से चली, मेरे सीने के आर पार हो गई, और मैं गिर गया। अभी ये आदमी बोल रहा है, जी जी जी। ये बोलने के बाद में वो कहता है धाए से गोली चली, सीने के आर पार होगी, मैं जमीन पे गिर गया, एंड देन ही फॉल्स डाउन। हाँ। तब वो गिरता है। लेकिन शुभदीप साहब, 5 मिनट की उस सोलोकी में उस आदमी ने जो बांधा है, हम्म, मैंने कहा ये आदमी आने वाली जिंदगी में लोगों के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन उस बेचारे को 13 से 15 साल इतनी घिसाई करनी पड़ी। मतलब लोग ये कहते थे कि बड़ा अच्छा रोता है, इसको रोने का रोल देते हो, सरफरोश में रोने का रोल दे जी दो, जी जी। जिसमें आपके जादव यशा जी भी, साहब, जी 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 यशा जी जादव साहब ने उसे रोल जी किया। जी। लेकिन ये इरफान साहब गजब का रोल। हम्म, बल्लाल सानी साहब के बेटे तो बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं। तो वो जब जब बात करते थे, तो मैंने कहता कि आपके फादर गजब के एक्टर, इतना हैंडसम एक्टर, गोरा चिट्टा पंजाबी लाल गाल, आप हम्म। सूट पहना दीजिए लिनन का तो गजब का लगेगा, और आप उसको जो है एक धोती पहना दीजिए बनियान और सिर पे साफा, तो रिक्शे वाला लगेगा। जी। उनको मैंने इतनी सारी पिक्चर देखा कि मैंने कहा कि यू सो हैप्पी अबाउट योर फादर। तो कहते थे कि अरे बॉस, मैं तो वहां से रशिया से कोर्स करके आया डायरेक्शन का। मैंने कहा मैं डायरेक्ट करूंगा। एक दिन पिताजी ने मुझे पकड़ लिया और बोले कि चल परीक्षित, कपड़े बदल और रोल जी कर।
मैंने कहा मैं एक्टर नहीं, मैं डायरेक्टर। उसने कहा कुछ नहीं, ये रोल कर इस फिल्म में। कहता है दैट वाज द बिगनिंग। अब जितने सही तरीके से, जितने अंडर प्ले करके, मैंने कोई तमाम फिल्में देखी, क्या गजब का, जी जी। क्या गजब का काम करते, वो एक्टर कहाँ मिलते। तभी तो आप कहते हैं ना, आप प्यासे रह जाते हैं कि एक तरफ जी आप अनुपम खेर की बात कर लीजिए, इरफान की बात कर लीजिए, आज की तारीख में नसीर भाई की बात कर लीजिए, क्या रोल किया, मतलब रुला देते हैं आपको। जी। क्या काम करता है ये आपका नवाजुद्दीन, क्या काम करता है, कितने सारे एक्टर्स हैं। आपके सर वो एकदम बचपन से लेके ये अभी तक के सारे आपके सुझाव, गाइडेंस, आपकी लाइफ के तमाम जो है बहुत गोल्डन, बहुत डायमंड एक्सपीरियंसेस जो है मुझे पर्सनली और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ मतलब सिखाएंगे, आनंद प्रदान करेंगे, और हम इससे जो है बिल्कुल प्रेरणा लेंगे। और मैं ले रहा हूँ, हमारे दर्शक भी ले रहे हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सो मैं क्या बोलूं सर, थैंक यू। छोटा बात मतलब शब्द छोटा पड़ जाएगा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। और जब मौका लगेगा तो एक चाय पिला दीजिए कि समोसे जी खिला जी जी, जरूर जरूर सर, जरूर सर। दीजिए। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।